शायद 2G का मामले के ऊपर अंतिम शब्द अभी तक नहीं बोला गया। द लास्ट वर्ड इज स्टिल नॉट बीन स्पोकन। और इसकी जिम्मेवारी बहुत लेनी पड़ेगी इनको। कई बार तो मुझे लगता है जब ये कहते हैं कि ये गठबंधन की मजबूरी है, तो कांग्रेस की स्थिति तो मुझे पार्टी तो छोड़िए गठबंधन भी नहीं लगती। इट्स हार्डली अपीयर्स टू बी इवन अ कोलिशन कि आपस में मतभेद, डिस्ट्रस्ट इस सीमा तक चला जाए। कॉमनवेल्थ गेम की भी यही स्थिति थी। अंत में संसद में जब बहस हुई तो एक के बाद एक कागज सामने आ गए कि सरकारी प्रतिनिधि उसका अध्यक्ष होना चाहिए था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। प्राइम मिनिस्टर के हस्ताक्षर से वो निर्णय बदला गया और उसमें कलमाडी साहब को डाला। और आज जो सब कुछ हुआ वो एक इतिहास बन गया। कैश फॉर वोट्स, हमारे अडवाणी जी बार बार कहते हैं कि शायद स्वतंत्र भारत में इससे खराब कांड नहीं है। दुनिया के किसी देश में यह साबित हो जाए कि प्रधानमंत्री अपना विश्वास प्रस्ताव रिश्वत के माध्यम से जीता है, that a vote of confidence has been vitiated by bribery, वो सरकार एक दिन नहीं रह सकती। यहां यह लगभग साबित हो गया कि दो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव रिश्वत के माध्यम से जीते हैं, दोनों कांग्रेस के थे। 93 में जेएमएम वाला कांड हुआ और अब ये हुआ। और ये प्रयास करो कि किसी तरीके से गुमराह कर दिया जाए। और जो गरीब सांसद बेचारे सूचना दे रहे थे, उस अपराध की पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे थे, आप पुलिस का दुरुपयोग करके उनके ऊपर उंगली खड़ी कर दो। मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है इन विषयों को लेकर, उस सोच में भी कुछ तकलीफ है। अन्यथा क्या कारण था? हम लोग भी कई बार इशू रामदेव जी उठाते हैं, अन्ना हजारे जी उठाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उनकी हर विषय से हम लोग सहमत हो, लेकिन उनके आंदोलनों के पीछे जो उद्देश्य और मूल भावना है, एक ईमानदार नागरिक की उसके साथ सहानुभूति हो जाती है। हमारी उनके साथ बैठकें हुई, बहुत मधुर बैठकें थी। 2 बातें हम समझने को तैयार थे, 3 बातें वो समझने को तैयार थे। लेकिन जिस प्रकार से इनकी सोच चलती थी कि उसको संघर्ष की स्थिति में ले आओ, एक अहंकार उस सोच में होता था। मुझे लगता नहीं कि इनमें कोई ईमानदारी है कि इस देश के अंदर जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्थाएं हैं, उसको इस देश के अंदर निर्माणित करने की। सरकार कौन चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है? आज कल्पना कीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहां आ गई है। 3 साल से मुद्रास्फीति आसमान पर पहुंच रही है। खाद्यान्न पदार्थ की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं। मुझे सबसे बड़ी चिंता जो लग रही है वो ये है कि बाहर से निवेश आना देश के अंदर कम हो रहा है और अपने देश के उद्योगपति अब चाह रहे हैं कि हम देश से बाहर जाके उद्योग लगाएं। यहां माहौल ठीक नहीं है, यहां कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की दाम बढ़ा हुआ है, उदारीकरण के कई निर्णय होने थे वो निर्णय नहीं हो रहे हैं। और जिस समाज में भ्रष्टाचार होता है, निवेशक वहां से दूर भागता है। करप्शन ड्राइव्स अवे इन्वेस्टर्स। और आज यह परिस्थिति है कि हर बड़ा औद्योगिक घराना, किसी से बात कर लीजिए, इसलिए नहीं कि उनमें आर्थिक ताकत ज्यादा आई है, वो अपने बैलेंस शीट के आधे एसेट्स चाहते हैं कि उसके निवेश हम देश से बाहर करें। वी वांट टू स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट, वी डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग इन द इंडियन बास्केट। तो बाहर वाले तो छोड़िए, पिछले साल 35% निवेश कम हुआ है बाहर से, और अपने देश से लोग बाहर जा रहे हैं और इसकी चिंता नहीं है। डॉलर के तुलना में रुपया जो 43-44 होता था, आज 49 पे पहुंचा है। और इसका असर देखिए, इससे तेल भी महंगा होगा, तेल महंगा होगा उससे कीमतें और बढ़ेंगी। और जिसको मैं कहूं, उसका एक ही तरीका है कि ब्याज दर बढ़ा दो हर 3 महीने बाद। 11 बार ब्याज दर बढ़ाई है।
जो भी मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास का आदमी की 2 कमरे 3 कमरे का घर मिल जाए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई वाहन मिल जाए, जिसके लिए हम कहते थे ना एस्पिरेशनल इंडिया, कि जो उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं भी एक वर्ग आगे बढ़ूं, हर एक को उससे नुकसान मिलता है। मैं एक बार कहूं कि जिसमें हमदर्दी ना हो, जिस सरकार में, सरकार का काम होता है कि आम आदमी और जो कमजोर है उसके प्रति हमदर्दी, कंपैशन। ये जो निर्णय हो रहे हैं ना, तेल की कीमत बढ़ा दो, ब्याज दर बढ़ा दो, ये जो प्लानिंग कमीशन ने प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट के सामने की 32 रुपए में, जिसकी जेब में आता है उसको हम अब गरीब नहीं मानेंगे, उसको मार्केट के दाम के ऊपर हर सामान खरीदना पड़ेगा। इस सरकार में हमदर्दी नहीं, कंपैशन नहीं, इट्स अ हार्टलेस गवर्नमेंट। अगर सरकार के संदर्भ में हम ये कहते हैं, आलोचना से ऐसा तीखा भागते हैं। आपकी परिस्थिति यह है कि आतंकवाद की घटनाएं, मुझे कई बार अपने आप से प्रश्न आता है कि हम लोगों ने सरकार की सहायता की 26/11 के मुंबई के घटना के बाद ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाने में। कई मुख्यमंत्रियों ने हमें कहा राज्यों का अधिकार केंद्र को मत लेने दो। हम लोगों ने कहा नहीं, आतंक से लड़ना है तो एक फेडरल एजेंसी हो, एनआईए। अब बहुतों को लगने लग पड़ा, कई बार मुझे लगता है कि शायद वो हमसे भूल हुई। राजनीतिक उद्देश्य के लिए तो उपयोग कर लो, लेकिन उसके साथ साथ जहां आपको लोगों को पकड़ना है आतंक के लिए, दिल्ली में 4 घटनाएं हुई हैं, 2 दिल्ली हाईकोर्ट में, एक महरौली में, एक जामा मस्जिद में, कोई पता नहीं। वाराणसी की घटना कोई पता नहीं, शीतला घाट पे हुई। चिन्नास्वामी स्टेडियम किसी को पता नहीं। मुंबई 13/7 को ही मालूम नहीं। आगरा की अभी हाल में हुई, मालूम नहीं। थोड़ा सा कुछ आधे अधूरी चार्जशीट केवल पूना जर्मन बेकरी वाली घटना पे हुई है। और ये चिंता का विषय है कि एनआईए बनने के बाद ये सारे मामले थे, आपकी इंटेलिजेंस को क्या हुआ है, आपकी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरीज को क्या हुआ है। ये केवल राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है। क्या आतंकवादी और विशेष रूप से इंडियन मुजाहिदीन के लोग, जिनकी बाटला हाउस की घटना के बाद एक प्रकार से कमर टूट गई थी, आज वो पुनः संगठित होकर आए हैं और उन्होंने अपने तरीके बदल लिए हैं और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क को बाईपास कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनके मॉड्यूल्स के भीतर नहीं घुस पा रही। इससे एक ही अंदाजा मिलता है, आज हर राज्य सरकार, विशेष रूप से विपक्ष की हो, तो उनको लगता है कि केंद्र इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ना चाहता है। कहां कहां यह हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग। हर नॉन कांग्रेस सरकार में राज्यपालों ने वहां की विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानून अभी तक रोके हुए हैं। कई रोके हुए हैं, उनको मंजूरी नहीं दे रहा है और कोई अधिकार नहीं आपके पास। गुजरात में तो राज्यपाल ने कह दिया कि लोकायुक्त मैं बनाऊंगी, सरकार से कंसल्ट करने की, सलाह लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सरकार बार बार हमसे कहती है कि जीएसटी बहुत अच्छा सुधार है, इसको पास करवा दो। हमने कहा पास क्या करवाएं, किसी राज्य सरकार को आपकी नीयत के ऊपर भरोसा नहीं है कि आपको अपने टैक्स के अधिकार काट के हाथ दे दें। कल आप क्या करोगे, क्योंकि आप राजनीतिक दृष्टि से कर क्या रहे हो। और ये इशारा हमें करने के बाद कि ये गलत हो रहा है, हम ठीक करवाएंगे, ठीक कराने की स्थिति में नहीं। मुझे लगता है मित्रों कि इस राजनीतिक परिस्थिति में यूपीए सरकार की विश्वसनीयता भी कमजोर हुई है और सरकार के सहयोगियों के साथ इनके संबंध भी अब कमजोर हो रहे हैं। आज डीएमके वाले बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा 2G में हम अकेले नहीं है, अब ये भी शामिल है। हम हमेशा कहते थे ये संबंध है इनके, उनका बयान आ गया कि जो हमने किया वो उनके कहने से किया, इनकी मर्जी के साथ किया।
अब पहली बार रूलिंग को गठबंधन में क्या संबंध होंगे। प्रधानमंत्री जी गए थे एक बड़ा उद्देश्य लेकर बांग्लादेश, और यह सोचा था कि बांग्लादेश में जो एक्सेस है पूर्व उत्तर के लिए, जो बीच में से रास्ता चाहिए, या चिटागोंग से पूर्व उत्तर तक या बंगाल से पूर्व उत्तर तक, उसकी बात करेंगे और उसके बदले में उनके साथ कुछ समझौता करना पड़ेगा। यूपीए के भीतरी संबंधों ने विदेश नीति के ऊपर असर डाल दिया। द फर्स्ट टाइम द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द यूपीए हैज एडवर्सली इफेक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और अंतिम विषय अगर मैं कहूं कि नेतृत्व की दृष्टि से भी अब डगमगा रहे हैं। सरकार का नेतृत्व तो पहले ही समझ में नहीं आता था कि कैसे चलेगा, पार्टी का नेतृत्व भी अब उसकी ताकत, उसकी शक्ति और उसकी लोगों को, पार्टी को और देश को प्रेरणा देने की क्षमता भी कमजोर है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं और आज भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को के लिए आज ये बहुत आवश्यक है कि हम आने वाले कल के लिए एक राजनीतिक बहस में ये मुद्दा और उठाएं। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व कैसे बनता है, वो अनुभव पे बनेगा, क्षमता पे बनेगा, या केवल एक परिवार में पैदा होगा इसलिए बनेगा। और इसलिए मेरिटोक्रेसी और डायनेस्टी की बहस को, अंत तक इस बहस को हमें छोड़ना नहीं है। और इस देश की राजनीति चाहे अपने दल में भी हो और अन्य दलों के संबंध में, राज्यों में, केंद्र में, इस बहस को हमें उसकी चरण सीमा तक पहुंचाना है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसका राजनीतिक नेतृत्व जब तक क्षमता के आधार पर नहीं होगा, मेरिटोक्रेसी के आधार पर नहीं होगा, अनुभव के आधार पर नहीं होगा, तब तक उस देश में लोकतंत्र की सही ताकत क्या है, द रियल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री, तब तक लोग इसकी महसूस नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं कि आज की राजनीतिक परिस्थिति जिस दिशा में जा रही है, उसमें ये सब प्रश्न उभर कर निकलते हैं। विजय जौली जी, आपने इस चर्चा का आयोजन किया और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।